नहीं है ना बेटा, कर लोगे अभी। अभी देखो नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट एक टर्म है जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बताओ? मिनिमम एनर्जी जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू लास्ट इलेक्ट्रॉन remove से an निकालना। electron from valence shell. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, ठीक है, आइसोलेटेड At गैसेस the ground आइटम्स और state of a आयंस ऐसे neutral बोल atom. सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप इन जनरल बातें करते हो तो टॉप टू बॉटम जाओ तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। और लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो क्या होता है कि साइज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो हम फिर हम क्या सोचते हैं कि इट इज वेरी क्लोज टू द Ionization न्यूक्लियस होगा, energy भी आयनाइजेशन बढ़ेगी. एनर्जी बढ़ जाएगा। यही पढ़ते हैं कि नहीं? Yes तो sir. अगर आप देखेंगे तो इन जनरल अक्रॉस द पीरियड, मतलब अगर कुछ पॉइंट ऐसे लिख के एक्सप्लेन करना चाहे तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा, इन जनरल अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जीज, Increase. आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होगा बताओ? Increase होगा, ग्रेजुअली फिर इंक्रीजेस, कांस्टेंट रहेगा और फिर डिक्रीज करेगा. गुड, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक, ठीक है। ये तो इन जनरल बातें हो गया। बट अगर आप लिखोगे जेडन कैडमियम मर्क्यूरी, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, पता है ना, हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी वन, हैव वेरी हाई, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी वन, ड्यू टू देयर, क्यों होगा, रीजन बता सकते हो? Completely orbitals. ड्यू टू Fully देयर filled फुली फिल्ड orbitals. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर सर। जैसे अगर साइज बढ़ रही है तो मतलब साइज के ट्रेंड के हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट रहेगी फिर डिक्रीज करेगी, हाँ ऐसा नहीं बिल्कुल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वैसा होता है बेटा। लेकिन देखो जैसे सपोज करो हम लोग ऐसे जो साइज फैक्टर होता है, कि एग्जैक्टली साइज फैक्टर पे हम लोग तो देख ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो रोल प्ले कर ही देता है ना, करता है कि नहीं एक्सेप्शनल हाँ केसेस में। सर. जैसे कि सर आपने मतलब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी की वजह जैसे से जैसे हाँ आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, होगी. वेरी गुड। जैसे कि आपने अगर बोरोन फैमिली पढ़ा होगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा, वहां पे तो आप हाँ देखते सर. हो ना रेगुलर बिहेवियर नहीं हो पाता है। यस तो सर. यहाँ पे इरेगुलर बिहेवियर नहीं होने का कारण एक्चुअली क्या हुआ है कि जो है वो फुली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसकी वजह से इसमें इरेगुलरिटीज आ जाता है। इसका जो क्वेश्चन होता है, पूछोगे सर यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड्स होता है ना, वो रेगुलर वाला नहीं पूछा जाता है, ट्रेंड्स दे के नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो सिंपल पूछ लेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी वन या आयनाइजेशन एनर्जी टू या आयनाइजेशन एनर्जी थ्री किसका ज्यादा है, आप एक्सप्लेन करके बताओ। समझ में आया? या तो क्वेश्चन सपोज करो आपको ऐसे दे यस देंगे, सर. मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन आप सोच पाओगे क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थ्री, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थ्री ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज लो, ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी थ्री जो होगा मैग्नीज का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा आयरन। तो एक्सप्लेन करना है कैसे करेंगे, तो इसको किस बेसिस पे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे करेंगे, है ना। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको लिख लिख के, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। जैसे सपोज करो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर मैं लिखता हूँ पॉइंट। जैसे सपोज करो मैं क्या लिख दूँ कि ऐसे पॉइंट लिखते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कॉपर और जडन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेटा, रेडियस लिख रहे हैं किसमें, ठीक है, कॉपर और जडन। तो कॉपर और जडन में अगर आप कंपेयर करोगे तो किसका रेडियस ज्यादा है, रेडियस कॉपर और जडन में, बता सकते हैं? सर रेडियस, जिंक का रेडियस ज्यादा है. जेडन का। इसका जिंक का ज्यादा है पक्का। अब हम यहाँ यस. पे इसी से क्या करते हैं, आई ई वन कंपेयर करते हैं। तो बेटा ये कॉपर है और जडन है, तो जडन का ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो क्यों होगा, कॉपर का 3D10 होगा एंड 4s1 होगा, और ये भी 3D10 होगा बट 4s2 होगा।
आपको पता चल रहा है कि ये हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड है, तो साइज बड़ा है फिर भी इसका एनर्जी ज्यादा है। पता चला क्या? हाँ sir, ऐसा क्यों है पता चला? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन किस पे प्रेजेंट है उस पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी बताओ। yes अब IE2 बता दो बेटा। अगर IE2 Zn क्या लेते हैं, प्लस का और Cu प्लस का, तो अगर Zn प्लस लोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बता सकते हो क्या? 3d10 4s1 3d10 4s1 ठीक है, वेरी गुड। अब पर Cu प्लस का बता दो बेटा। 3d10 3d10 तो बताओ सर किस पे Cu प्लस का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा? थोड़ा सोच पा रहे हो क्या आप? सोच पा रहे हो? यस हाँ और sir, स्टेबल है। ठीक है, और थोड़ा कर लेते हैं भाई। ठीक है, आप जितना बोलो मैं एग्जांपल थोड़ा सा एनालिसिस करा देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि IE2 जो है किसका ज्यादा है, कॉपर का। किस कॉपर का sudden से। लेकिन IE1 किसका ज्यादा हो गया बेटा? Zn का पता चला किसके बेसिस पे बता रहे, पता चल रहा है? अब देखो मैं हाँ I1 की sir, ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे IE1 की ही बात कर रहे हैं। और ये मैं ले रहा हूँ Mn और क्रोमियम किसका ज्यादा होगा, बता सकते हो? तो Mn का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? 25। और क्रोमियम 25 का कितना होता है? 26। अच्छा, Mn अगर 26 लोगे आप तो इसका बेटा क्या होगा, 4s2। ठीक है, एक बार आप क्या लोगे, 4s2 एंड क्या लेंगे हम लोग, 3d4 3d5, है ना? और इसका अगर आप लोगे तो क्रोमियम है ना, क्रोमियम का तो 24 होता है ना, होता है क्या क्रोमियम का yes 24? तो ये 4s1 एंड क्या हो गया बेटा, 3d4 3d5 होता है क्या? अब आप बता सकते हो क्या ये फुली फील्ड है, बोलो? और ये क्या है, हाफ फील्ड हाफ फील्ड। तो अगर ये फुली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो फिर किसका ज्यादा हो गया? मैंगनीज का ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर ले IE2 का, अगर IE2 की बात कर ले बेटा, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, Mn प्लस, और यहाँ पे ले रहे हैं Cr प्लस। तो जब Mn प्लस लोगे तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 3d5 है और 4s1 है, और यहाँ पे मैं 4s लिख सकता हूँ क्या, 3d5 हो गया। अब बताओ कौन 3d5 ज्यादा स्टेबल है, सर कौन सा स्टेबल है, Cr प्लस 3d5? तो मैं कह सकता हूँ कि IE2 जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, Cr क्रोमियम प्लस का ज्यादा होगा। बताइए, बोलिए, कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, जल्दी बताइए। अगर हम IE3 की yes भी बात कर ले, चलो IE3 की बात कर लेते हैं, IE3 का बात कर लेते हैं। यहाँ पे Mn2 प्लस है और यहाँ पे Cr2 प्लस है। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, ये 3d5 हो गया, और यहाँ से क्या होगा बेटा, 3d, 3d4 बताओ होगा क्या, है ना? yes अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? Mn2 प्लस तो मैं कह सकता हूँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो क्या इस ब्लॉक में रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा? तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड के बेसिस पे बताया जा रहा है बेटा, बोलो। yes तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मतलब सर रेगुलर बिहेवियर्स के अकॉर्डिंगली बताऊं क्या? तो समझ रहा है पॉइंट कि कैसे हो रहा है ये? ठीक है बेटा, देखो एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो तो आप बता ही दोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्या क्या हो रहा है। और दूसरा एक पॉइंट आता है कि द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है, ये एक इंफॉर्मेशन बताता है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी गिव इंफॉर्मेशन, गिव information regarding the thermodynamic stability. Thermodynamic stability of the transition metal, of the transition metal, ठीक है, of the transition metal compounds in different oxidation state, in different oxidation state.
in different oxidation state. So the value of ionization energy give information regarding what thermodynamic stability of the transition metal compound in different oxidation state. जैसे मैं एग्जांपल आपको कुछ लिख के बताता हूँ. IE1 प्लस हम IE2 ले रहे हैं, 2 आयनाइजेशन एनर्जी ले रहे हैं, और ये आपको मैं बता दे रहा हूँ किसका ले रहे हैं. ये निकेल का ले रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं प्लैटिनम का. ये डेटा आपको याद नहीं करना है, लेकिन है ना, इट विल गिव इंफॉर्मेशन यू. 2.49 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल होगा, और यहाँ पे 2.66 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल होगा. ठीक है, मैं IE3 की बात कर रहा हूँ. IE3 प्लस IE4, इसका एनर्जी अगर आप लोगे तो ये आता है आपका 8.80, ठीक है, इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल. डेटा याद नहीं रखना है, बस इंफॉर्मेशन याद रखना है. 6.70 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल. अब ये सब को ऐड कर दो टोटल. तो टोटल जब आप ऐड करोगे तो 11.29 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल आएगा, और यहाँ पे 9.36 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल. ये पॉइंट समझ में आया आपको, है ना? 9.3. अब देखो इसमें फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, अभी पता है ना बेटा, जिसका जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बताओ? कम होगा। कम होगा। कम होगा. तो इट इज क्लियर दैट. अब बताओ, अगर हम यहाँ से Ni2+ की बात करें, Ni2 ले और Pt2 ले, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर ले, तो किसका ज्यादा होगा बता स्टेबिलिटी? यहाँ पे एनर्जी देख लो, 2.49 इंटू 10⁻³ है और 2.66 है. तो किसका एनर्जी ज्यादा है बताओ? सर प्लैटिनम का 2.66। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा? Ni का, निकल। Ni का. लेकिन बेटा देखो, आप निकेल और प्लैटिनम देखोगे तो निकेल के नीचे ही प्लैटिनम है कि नहीं? यस। तो कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चे सेम ही सोचेंगे, सोचेंगे कि नहीं? और प्लैटिनम का साइज क्या है बताओ? बड़ा होगा ना. तो बच्चों को क्या लगेगा कि प्लैटिनम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, बट है ना. तो ऐसे 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 बेसिस पे. लेकिन आप देखो IE3 और IE4 है, तो यहाँ पे बट देखो 8.80 है और यहाँ पे क्या है 6.70 है. तो अभी किसका एनर्जी ज्यादा हो गया? प्लैटिनम का हो गया, मतलब उससे स्टेबल ज्यादा। तो ये तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो गया? प्लैटिनम का। प्लैटिनम. तो हम जनरली टॉप टू बॉटम या किसी को देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते. कुछ चीजें जो है डेटा के बेसिस पे ही एक्सप्लेन होगा. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा डेटा एक्चुअली बच्चों को नहीं पढ़ाते हम, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा पढ़ा है 11th-12th में. एज सच इट्स नॉट रिक्वायर्ड कंप्लीटली, है ना. आप लास्ट ईयर प्रीवियस मेंस के मेडिकल के पेपर देखोगे तो इतना डेप्थ का डेटा वो पूछते नहीं है. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा डेटा बताना स्टार्ट किया तब, है ना, कितना याद रखोगे. इसलिए जो है आप थोड़ा थोड़ा याद रखो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ चलो, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या दे रहा है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर Ni2 लोगे, Pt2 लोगे, तो इसका एनर्जी ये है. और बेटा जो एनर्जी लगेगा दैट विल बी कांस्टेंट ना, वो तो कांस्टेंट है, लगना ही है, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला. समझ रहे हो पॉइंट? क्लियर है? यस। तो ये समझ में आया आपको? कोई डाउट? बट ओवरऑल तो प्लैटिनम का होगा ना स्टेबल। ओवरऑल प्लैटिनम का, लेकिन निकेल देखो, ओवरऑल प्लैटिनम का स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ है. वेरी गुड. ओवरऑल प्लैटिनम का, लेकिन वो ब्रेक करके पूछ देते हैं ना, कभी Ni2+ का पूछ देंगे प्लैटिनम 2+ के साथ, कभी Ni4+ का पूछ देंगे Pt4+. तो दोनों में उल्टा है ना, तो डेटा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इसका. ऐसे रेगुलर बिहेवियर से सॉल्व होगा क्या? नो सर। रेगुलर बिहेवियर से सॉल्व होगा तो बताओ, होगा क्या सॉल्व? नहीं होगा। तो इसलिए बेटा हमें ध्यान रखना रहता है. और अगर आप देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप देखेंगे तो 3D लेते हैं और 4D लेते हैं और क्या लेते हैं, 5D लेते हैं. 5D। ठीक है, तो
3D का तो सबसे ज्यादा है, बट 4D और 5D में 5D का ज्यादा है। इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल नहीं लिखता बेटा, क्योंकि एक्चुअली शील्डिंग देखो, एक्चुअली साइज तो कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है ना, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तभी साइज कम हो रहा है ना। अगर 4D और 5D हमने देखा था ना, साइज क्या था, ऑलमोस्ट सेम था ऑलमोस्ट क्या सेम नहीं? था। लेकिन यस 5D में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसका साइज हाँ छोटा सर, हो रहा था क्योंकि ना। शील्डिंग तो पुअर हो गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। चार्ज बढ़ रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा क्या हमारे लिए? यस सर। होगा इजी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे तो नहीं सर, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी फिर। बढ़ेगा। तो ये जो एक्सेप्शन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है बताओ? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, और कह सकते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो आप ये भी कह सकते हो कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग है ना, इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो भाई, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और या तो आप क्या बोल सकते हो इसे, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो बात तो एक ही चीज है कि एक्सप्लेन तो हो ही जा रहा है, समझ गया क्या ये ऐसे? तो जनरली जो हुआ 3D का, और फिर अगर आप देखोगे है ना, अगर आप पूरा कंपेयर जैसे आप करते हो, ये सब बेटा ध्यान में रखना थोड़ा, कि जनरली अगर आप लेते हो, जनरली, तो जनरली अगर आप लेंगे, तो अगर आप 5D लेंगे और 3D लेंगे और 4D लेंगे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है, ठीक है ना, जनरली अगर आप लेंगे तो 5D 3D 4D, तो 5D का ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है, फिर 3D का, फिर 4D का। जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर कौन सा सीरीज का है बताओ? 3D, कॉपर के 3D। नीचे सिल्वर है तो 4D, सिल्वर के 4D नीचे गोल्ड है तो 5D 5D। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो एनर्जी किसका ज्यादा हुआ? गोल्ड का, फिर कॉपर का, और फिर किसका हो रहा है? सिल्वर। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, है ना, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, निकेल, पैलेडियम, और क्या ले रहे हैं बेटा, प्लैटिनम। तो ये कौन सा सीरीज का है? 3D। ये 3D कौन सा सीरीज का है? 4D। ये कौन सा सीरीज का है? 5D। 5D आप ले रहे हो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, और क्या ले रहे हो, टंगस्टन। ले रहे हो क्या ये? तो ये भी कौन सा एलिमेंट हो गया? 3D, ये हो गया बेटा 4D, और ये हो गया 5D। तो अगर आप यहाँ पे 3D 4D 5D देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ इस केस में जो है निकेल है ना, पैलेडियम प्लैटिनम जैसे हम लिख रहे हैं, इसका एक रेगुलर बिहेवियर है। ठीक है, तो आपको ग्रुप वाइज भी याद करना पड़ेगा कि इसमें देखो क्या हुआ, ये वाला नहीं हुआ, 3D 4D 5D, ये जो रिलेशन था ये तो नहीं हुआ ना। एक्सेप्शन तो हो रहा था ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बट जनरली क्या होता है कि 5D का सबसे ज्यादा होता है, फिर 3D और 4D, और ये दोनों ही जो है वो क्या है, exception एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन वाला पॉइंट बेटा इस चैप्टर में, जैसे आप बोरोन फैमिली पढ़ते थे उसमें जो एक्सेप्शंस थे, पॉइंट्स आते थे, है ना, उसको हम ध्यान रखते थे, ऐसे ही ये सारे एक्सेप्शन पॉइंट्स है, वो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ने से ये आपको आएगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो कहीं पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, कहीं पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, कहीं पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, कहीं पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, कहीं पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, कहीं पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट पे। इसीलिए ये सारे इरेगुलरिटीज आते हैं। तो आप सबका डेटा याद तो रख नहीं पाओगे, इसलिए आपको क्या है कि डायरेक्टली ही आप ये याद रखो कि निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन है, तो 3D 4D 5D ऐसे जाएगा। और अगर आप यहाँ पे लेते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो 5D का जो ज्यादा होगा, फिर 3D एंड 4D का होगा। ऐसे ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्ट ही आ जाएंगे। कर लोगे ये? yes ठीक है, तो ये बेटा देखो आयनाइजेशन एनर्जी था। ठीक है, इसमें है ना, इतना हम लोग करते हैं। हाँ, इसके बाद देखो, अब इतना समझ में आया आप लोग को? एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या करो आप, फिर से आपको मैं